हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं अंकित अतुरी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के सफर को, जिसमें आज हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू किया जाए। देखिए, ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन है ये दिया था बेसिकली रिक्टर नाम के साइंटिस्ट ने सन 1792 में ये लॉ आया था। और इस लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताऊं। ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल लॉ है केमिस्ट्री का, तो कह ही सकते हैं। और अगर मैं बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली कहूं तो मैं कह सकता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है स्टैच्यूमेट्री का। आपने शायद ये सब सुना हो, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, हम कभी इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये लॉ बेसिकली में बताता है कि दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं किसी तीसरे एलिमेंट से, तो वो किस तरीके से कंबाइन होंगे। तो इस लॉ की जो स्टेटमेंट है ये दरअसल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को। जब मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे भी ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया करती थी कि यार ये लॉ कहने का चाह रहा है, क्या मतलब है इसका, रेशियो बता रहा है, कुछ पता नहीं क्या क्या बता रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज इस वीडियो को देखने के बाद ये लॉ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट्स में रहेगा नहीं। तो चलिए इस लॉ के स्टेटमेंट में उलझने से पहले अच्छा रहेगा कि हम पहले इस लॉ को समझ लें। तो चलिए पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है ए, एक एलिमेंट है ए, इसका x ग्राम मैंने लिया, इस ए एलिमेंट का x ग्राम मैंने लिया और मैंने इसे कंबाइन कराया मान लीजिए एक दूसरे एलिमेंट बी से, जिसके मैंने y ग्राम्स लिए थे, और कंबाइन होकर ये बना अगर ए बी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो ए और बी का जो मास का रेशियो होगा वो निश्चित रूप से x/y होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है इसमें। तो अच्छा, अब अगर मैं ये मानूं कि एक दूसरा कंपाउंड है या दूसरा एलिमेंट है सी, ये कंबाइंड हुआ बी से, ठीक है, और ये y ग्राम बी से ही कंबाइंड हुआ। ये सी जो है वो y ग्राम बी से कंबाइंड हुआ और सी के जो मुझे क्या कहें, जो मुझे मास लगा वो लगा z ग्राम मुझे सी लगा, और यही z ग्राम सी जो है वो y ग्राम बी से कंबाइंड हुआ, और इसने बनाया सी बी कंपाउंड बनाया, जिसमें निश्चित रूप से जो मास का रेशियो होगा z/y। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए रिक्टर ने क्या किया है, रिक्टर ने क्या सोचा, किस तरीके से रिक्टर ने सोचा कि मैं क्या करता हूं, बी के मास को, रिक्टर ने यहां पर जानबूझ के बी के मास को सेम लिया है, y ग्राम, ठीक है। आप देख रहे हो ये y ग्राम है, ये y ग्राम है, ठीक है, दोनों ही केसेस में। तो फिर उसने कहा कि अब मैं a और c को देखूंगा, a और c का क्या रेशियो है। इस हिसाब से उसने कहा कि मेरे पास a और c का रेशियो क्या आ रहा है। तो यहां पर a/c का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है हमारा x/z। समझ रहे हैं आप बात को, समझ रहे हैं। ए और इसे बेसिकली तीन एलिमेंट्स का यूज करके कंपाउंड बनाने थे। तो उसने पहले ए और बी का बनाया, और ए को x ग्राम लिया, बी को y ग्राम लिया, फिर उसने दोबारा से सी और बी को कंबाइन किया। इस बार सी का तो z ग्राम लिया, लेकिन बी का y ग्राम ही लिया, जो ऊपर y ग्राम लिया था। इससे क्या हुआ, जो इसे दो कंपाउंड मिले, इसमें जो बी का जो मास था वो सेम था, y ग्राम यहाँ पे तो रेशियो सेम आया था। अब इसने बोला कि मैं क्या करता हूं, जो ए और सी जिस फिक्स मास ऑफ बी से कंबाइन हुए हैं उनका रेशियो निकाल लेता हूं। तो वो रेशियो आया x/z। समझ गया, रेशियो क्या है, x/z। अब देखिएगा कि अब इसने क्या करा, उसने कहा कि मैं डायरेक्ट कंबाइन करता हूं। अब डायरेक्ट किसको कंबाइन करता हूं, अब उसने कहा कि मैं डायरेक्ट ए और सी को कंबाइन करके देखता हूं कि क्या होता है, ठीक है। तो इसने इस बार ए लिया, ठीक है,
और सी को इसके साथ डायरेक्ट कंबाइन कर दिया, ए और सी को डायरेक्ट कंबाइन कर दिया। तो डायरेक्ट कंबाइन करने से क्या हुआ, इसको मिला कंपाउंड एसी, निश्चित रूप से कंपाउंड मिला एसी। लेकिन इस बार जो फिर इसने नोट किया कि कितने ग्राम ए कितने ग्राम सी से कंबाइन हो रहा है। तो इसको मालूम पड़ा कि यहां पर मैं कहूंगा यू ग्राम ए कंबाइन हो रहा था वी ग्राम सी के साथ, यू ग्राम में कंबाइन हो रहा था वी ग्राम सी के साथ। ठीक है, तो इसमें जो मास का रेशियो होगा निश्चित रूप से क्या होगा, यू इज टू वी। क्या रेशियो होगा, यू इज टू वी। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब आ रहा है यहां पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखिए अब इसने देखा कि ये ए और सी जो आपस में कंबाइन हो रहे थे ना, इनका रेशियो क्या था, एक्स इज टू जेड। और जब डायरेक्ट इन्होंने कंबाइन किया, ये तो नहीं इनडायरेक्ट, ये तो इनका इनडायरेक्ट रेशियो आया। इनडायरेक्ट रेशियो कैसे, ये तो बी के साथ कंबाइन हुए थे, तब इनका इनडायरेक्ट रेशियो एक्स इज टू जेड आया। लेकिन अगर ये डायरेक्टली कंबाइन होते हैं तो इनका रेशियो आ रहा है यू इज टू वाई, यू इज टू वी। ठीक है, अब इसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करी, इसने इन दोनों का रिलेशन को नोट किया कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो वो रिलेशन मैं लिखने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वो रिलेशन इसका आया, देखिए वो रिलेशन इसका आया, इसने कहा कि जो यूज टू वी है, यूज टू वी जो है ये एक्स इज टू जेड का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ध्यान से समझिएगा, ये यूज टू वी जो आया ना, जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का आया, ये या तो सेम होगा, हो सकता है कि जो यूज टू वी का वी जो है, जो रेशियो है यूज टू वी, ये एक्स इज टू जेड रेशियो ही हो, बिल्कुल सेम रेशियो। या ये हो सकता है कि सेम ना हो लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मतलब यहां पे अगर यहां पे n इजिकल टू, अगर मैं कहूं कि n इजिकल टू 1 है, अगर यहां पर n इजिकल टू 1 होगा तो फिर तो वही जो मैंने कहा था कि u और v जो है वो x और z ही हो जाएगा, एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगा। या तो एग्जैक्ट इक्वल हो, या फिर अगर मैं यहां पे n इजिकल टू 2 भी ले सकता हूं, यानी कि डबल भी आ सकता है रेशियो। या फिर ध्यान से समझिएगा, या फिर मैं n को 1:2 भी ले सकता हूं, या 3 या 1:3, या होल नंबर होना चाहिए। ये सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। काम की बात क्या है कि ये क्या होना चाहिए, ये n जो है ये सिंपल होल नंबर होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। इसकी वैल्यूज ये होनी चाहिए, रैंडम कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में इनकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सिंपल होल नंबर की वैल्यू होनी चाहिए। इसको आप समझ गए होंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आगे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसको समझाने वाला हूँ, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आगे ये लॉ कि हम इसको वेरीफाई करेंगे, इस लॉ को अभी हम। चलिए करते हैं इस लॉ को वेरीफाई। इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए मान लीजिए मैं ले रहा हूं कार्बन। ठीक है, इस कार्बन को मैं कंबाइन करना चाहता हूं हाइड्रोजन के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने में कार्बन को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कार्बन ले रहा हूं और मैं इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना चाह रहा हूं। तो आप ये बात जानते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, मीथेन। निश्चित रूप से कार्बन अगर हाइड्रोजन से कंबाइन होता है अगर, तो ये बनाता है मीथेन, CH4, है ना। और अगर ऑक्सीजन एक और एलिमेंट है, ये अगर हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, मोस्ट पॉपुलर कंपाउंड वाटर, H2O। तो बनाता है H2O। ठीक है, अब यहां पर मैं देखने वाला हूं रेशियो बाय मास। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो बाय मास है वो यहां पर आएगा 12:4, यानी कि 3:1, है ना। ये कार्बन हाइड्रोजन रेशियो है, याद रखिएगा। कार्बन हाइड्रोजन रेशियो हमारे पास क्या आया, 3:1 आया। ठीक है, अब अगर यहां पर देखें हम कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है, तो ये हम देखते हैं, ये आएगा 2:16 या 1:8। क्या आएगा, 2:16 या 1:8। और ये रेशियो है हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का। इसको मैं
देख लेता हूं। अब आप देखिएगा यहाँ पे भी हाइड्रोजन का जो है मास सेम है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो इस हिसाब से अगर मैं रेशियो निकालूं कार्बन टू ऑक्सीजन का, कार्बन टू ऑक्सीजन का अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो कार्बन यहां पर है 3 और ऑक्सीजन है यहां पर 8, 3:8 यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो आ रहा है। कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ रहा है? 3:8 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस कार्बन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट कंबाइन करने की सोचूं, अगर मैं इस कार्बन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट कंबाइन करने की सोचूं तो क्या बनेगा? आप जानते हैं बहुत फेमस कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO2 बनेगा। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं CO2 को एनालाइज कर देता हूं कि CO2 में क्या रेशियो है कार्बन और ऑक्सीजन का। तो देखिए CO2 अगर मैं देखूं तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 12:32 है, 12:32। या मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसे 3:8 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 3:8। अब नोट किया आपने कि बात आपके ऑब्जर्वेशन में आई अभी तक? आप देख पाए मेरे बिना बोले, क्या आप समझ पाए इस बात को? नहीं समझ पाए तो मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर 3:8 रेशियो आ रहा था, जब इनडायरेक्ट रेशियो जब निकाला कार्बन और ऑक्सीजन का वो 3:8 आ रहा था, और यहां पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में भी रेशियो 3:8 ही है। यही कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। यही कहता है, क्या कहता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। यहां पर ये वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, या हो सकता था किसी और एग्जांपल में अगर हम देखें तो हो सकता था कि ये डायरेक्ट सेम ना होकर कोई सिंपल होल नंबर रेशियो में होती। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम देखूं तो मुझे पता है, मैं लिखता हूं सल्फर, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। देखिए सल्फर को मैं जोड़ने में इच्छुक हूं हाइड्रोजन के साथ, तो मैं सल्फर को हाइड्रोजन के साथ जोड़ने में इच्छुक हूं, और मुझे पता है जब ये कंबाइन होंगे तो ये बनाएंगे H2S, बिल्कुल H2S ये बनाएंगे। और इसमें अगर मैं मास का रेशियो देखूं तो होगा 2:32, यानी कि 1:16। क्या है? 1:16 रेशियो है। ठीक है, लेकिन इसी सल्फर को अगर मैं इसी हाइड्रोजन को अगर मैं कंबाइन करना चाहूं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कंबाइन करना चाहूं तो आपने अभी भी देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो सबसे फेमस, हालांकि ये बात है कि अलग अलग तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ वाटर ही बने, लेकिन मैं यहां पे उदाहरण के लिए वाटर ले रहा हूं। आप चाहें तो आप कुछ और भी ले सकते हैं, आप खुद से वेरीफाई कीजिएगा, कुछ और लेके भी क्या वैलिडेट हो रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं ये वैलिडेट होगा, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। लेकिन मैं यहां पर सिर्फ एक एग्जांपल लूंगा, तो मैं यहां पर जो सिंपल सा एग्जांपल जो अधिकतर दिखता है माफ कीजिएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड सबसे ज्यादा दिखा जाता है वो H2 ही है, तो मैं यहाँ पे H2 ले रहा हूं। तो H2 अगर मैं लूं तो जो यहाँ पे बायोमास रेशियो होगा वो 2:16 या कहूँ 1:8 होगा। ये रेशियो किसका है? ये हाइड्रोजन इस्टू सल्फर का रेशियो, ये रेशियो है हाइड्रोजन इस्टू ऑक्सीजन का रेशियो। इस पे आप दीजिएगा ध्यान, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, ये हाइड्रोजन और सल्फर का रेशियो। यहां पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन तो हमने सेम लिया है, तो हाइड्रोजन तो सेम 1 ग्राम है। तो अगर मैं यहां पर रेशियो निकालूं सल्फर इस्टू ऑक्सीजन का, सल्फर इस्टू ऑक्सीजन का अगर मैं रेशियो यहां पर देखूं तो वो मुझे दिख रहा है यहां पर 16 और यहां पर मुझे दिख रहा है 8 और 16, 8 दूनी 16, यानी 2:1 यहां पर रेशियो आ रहा है। यहां पर जो रेशियो आ रहा है सल्फर ऑक्सीजन का इनडायरेक्ट रेशियो, याद रखिएगा इनडायरेक्ट रेशियो आ रहा है 2:1। तो चलिए अब डायरेक्टली कंबाइन कर देते हैं, डायरेक्टली कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सल्फर और ऑक्सीजन को अगर मैं डायरेक्टली कंबाइन करूं तो मुझे कंपाउंड प्राप्त होगा, जिसे मैं कहता हूं सल्फर डाइऑक्साइड या SO2, मुझे SO2 का प्राप्त होगा। अब SO2 का एनालिसिस कर लेते हैं। अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन का एनालिसिस तो हमने कर लिया सल्फर ऑक्सीजन के रेशियो में, अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का रेशियो। तो अगर मैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करूं तो मुझे मिलेगा सल्फर और ऑक्सीजन का मिलेगा, ये होगा 32:32 यानी कि 1:1, 32:32 यानी 1:1। तो यहां पर सल्फर टू ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 आया है, यहां पर आया था 2:1। तो आप ये बात देख सकते हैं
कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में जो रेशियो है, अगर मैंने इसका पिछले एग्जाम्पल क्या लिया था मुझे ध्यान नहीं है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे एक्स और वाई अगर मैं मानूँ, इसको अगर मैं x/y मानूं और उसको मैं a/b मान लेते हैं, मुझे ध्यान नहीं, मुझे वहाँ क्या बना था, इसे a/b अगर मैं मान लूँ तो आपको ये अच्छे से दिख रहा है, आपको ये बात अच्छे से दिख रही है कि x/y जो है, x/y जो है वो x/y जो है वो, या मैं कहूं कि 2x/y इज इक्वल टू a/b। समझा? यानी जो a/b जो है वो इसके डबल है, जैसे सिंपल होल नंबर रेशियो में, इसको अगर मैं और दूसरे तरीके लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं a/b को a/b भी लिख सकता हूं मैं, है ना, ये बराबर होगा x/y के किसी इंटीग्रल नंबर के मल्टीपल, जो आपको कहा गया था, यही था ना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार हमने इनडायरेक्टली कंबाइन किया, एक बार हमने डायरेक्टली कंबाइन किया, और फिर हम जो रेशियो देखे, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल बस सिंपल सी इतनी सी बात कहता है कि जो भी इनका जो भी कंपाउंड बनेगा वो सिंपल होल नंबर, या तो सेम हो रेशियो होगा या सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा, है ना, रैंडमली चीजें कंबाइन नहीं होंगी। तो ये लॉ हमें बेसिकली ये बता रहा है कि दो के कॉम्बिनेशन में अगर हमें सिर्फ ये पता हो कि सल्फर हाइड्रोजन से कंबाइन होकर H2S बना रहा है, और अगर हमें सिर्फ ये पता हो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर H2O बना रहा है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझिएगा, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सल्फर अगर ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो क्या क्या बना सकता है। समझिए बात को, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सल्फर अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो वो क्या क्या बना सकता है। ठीक है, तो अब बारी आ चुकी है, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि व्हेन एन एलिमेंट कंबाइन विद टू डिफरेंट एलिमेंट्स, एक एलिमेंट, जैसे हमारे पिछले उदाहरण में क्या होगा, जब एक एलिमेंट ये हाइड्रोजन कंबाइन करेगा टू डिफरेंट एलिमेंट से, ठीक है, व्हेन एलिमेंट कंबाइन विद टू डिफरेंट एलिमेंट्स टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स, यहां पे सेम एलिमेंट को मैं मान रहा हूं हाइड्रोजन, कंबाइन विद टू डिफरेंट एलिमेंट्स यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन, टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स, टू डिफरेंट कंपाउंड्स मैं यहां पर बोल रहा हूं H2S और H2O, ठीक है। देन समझिएगा, देन masses of different element which combine with the fixed mass of same element, ये same element कौन सा है, हाइड्रोजन, तो masses of different element यानी सल्फर और ऑक्सीजन के जो डिफरेंट एलिमेंट है, इनका जो मासेस है जो कंबाइन हो रहे हैं फिक्स मास ऑफ सेम एलिमेंट, फिक्स मास है हाइड्रोजन के, फिक्स मास जो कंबाइन हो रहे हैं, इनका क्या रेशियो आएगा, 2:1। देखिए 2:1 जो रेशियो है ये कह रहा है, देन मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच कंबाइंस विद फिक्स मास ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम, या तो सेम हो सकते हैं, और सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो किसके, टू द मासेस इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर, आपस में जो कंबाइन हो रहे हैं, नहीं माफ कीजिएगा SO2 बना रहा था नहीं तो, अरे यार, आपस में जो कंबाइन होकर SO2 बना रहे हैं, इस पे जो मास का रेशियो होगा या तो ये सेम होंगे या फिर ये सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, आपको दिख रहा है यहां पर वो रेशियो 2 है। तो ये कहता है बेसिकली लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आशा करता हूं आपको बिल्कुल 100% क्लियरिटी हो गई होगी, हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई, हमने थोड़ा विस्तार में इसको समझ लिया, लेकिन अब आपको 1% डाउट कभी जीवन में नहीं आने वाला कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आखिर क्या है, ये क्या कहता है। तो आशा करते हैं आपको आज का सफर अच्छा लगा होगा। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें जीवन में। धन्यवाद।